हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स जो जनवरी 2025 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं। साथ ही साथ आपको मई 2024 एग्जाम्स के लिए जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल थे वो भी करने हैं। वो अमेंडमेंट मैंने एक्सेल एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इसके साथ ही आपको ये नए अमेंडमेंट जो आईसीआई ने इशू किए हैं ये भी करने हैं, ठीक है। और आज जो अमेंडमेंट डिस्कस करने हैं उनकी पीडीएफ फाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं। अगर पहले इस तरीके से समझते हैं, अंडर वारंटी अगर कोई कंपनी पार्ट रिप्लेसमेंट करती है, कोई पार्ट्स रिप्लेसमेंट करती है या रिपेयरिंग सर्विस देती है, या वो सर्विस पार्ट रिप्लेसमेंट मैन्युफैक्चरर खुद कर रहा है या उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो इस सिचुएशन में कस्टमर से कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया जाता है। नॉर्मली कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया जाता है, तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन, कंसीडरेशन मिसिंग है। लेकिन अगर कोई कंसीडरेशन चार्ज किया गया है एडिशनल, तो उस एडिशनल कंसीडरेशन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इस बात को इस तरीके से समझते हैं, कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन इशू हुए हैं, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स हुआ या रिपेयरिंग सर्विस दी गई ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, वो प्रोडक्ट वारंटी पीरियड में था, उसमें कुछ खराबी हुई तो जो कंपनी है उसने पार्ट्स रिप्लेसमेंट किया या रिपेयरिंग सर्विस दी, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, इसके लिए ये क्लैरिफिकेशन आया है। अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो वारंटी देता है जब वो गुड्स कस्टमर को बेचता है, और अगर उस वारंटी पीरियड में कोई पार्ट खराब हो जाता है या कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो या तो वो पार्ट रिप्लेस कर देता है या उसके लिए रिपेयरिंग सर्विस देता है कस्टमर को वारंटी पीरियड में, और उसका वो कोई कस्टमर से सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज नहीं करता। तो इस सिचुएशन में जब वो रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है या पार्ट रिप्लेसमेंट कर रहा है, उस वक्त वो कस्टमर से कोई भी कंसीडरेशन चार्ज नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्ट वारंटी पीरियड में है। तो इस सिचुएशन में क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? हमने देखा कोई कंसीडरेशन अगर नहीं है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर एडिशनल कंसीडरेशन लिया जा रहा है तो उस सिचुएशन में जीएसटी एप्लीकेबल होगा उस एडिशनल कंसीडरेशन पर। अब इसके रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल समझते जाते हैं। देखिए एक बात और समझते हैं, अगर ये मैन्युफैक्चरर कस्टमर को फ्री रिप्लेसमेंट करके दे रहा है और उसमें वो जो पार्ट्स यूज कर रहा है फ्री रिप्लेसमेंट के लिए, कस्टमर को जो प्रोडक्ट दिया गया है वो वारंटी में है, इसलिए कस्टमर से कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरर अपने पार्ट्स यूज कर रहा है, पार्ट रिप्लेसमेंट करके दे रहा है, तो इस सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर को उस पार्ट की आईटीसी जो उसने खरीदा था और रिप्लेस करके दिया है, उस पार्ट की आईटीसी रिवर्स नहीं करनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि ये पार्ट यूज किए हैं मैन्युफैक्चरर ने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इसलिए आईटीसी उसने अवेल की थी। इन पार्ट्स, ये पार्ट्स जब उसने खरीदे थे आईटीसी अवेल की थी। अब इसकी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट्स इसने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यूज किए हैं, ठीक है। अब तो ये बात आईटीसी चैप्टर में है और ये बात सप्लाई अंडर जीएसटी इसमें ऐड हुई। देखिए अगर ओरिजिनल सप्लाई की गई है तो होता क्या है, वारंटी सर्विस देने का पैसा ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कस्टमर से पहले ही चार्ज कर चुका हुआ होता है एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स। एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स वो पैसा कस्टमर से ऑलरेडी चार्ज कर चुका होता है कि फ्यूचर में मैं आपको अगर इस प्रोडक्ट में कोई भी खराबी हुई उसकी रिपेयरिंग सर्विस दूंगा या कोई पार्ट खराब हुआ तो मैं आपको वो पार्ट रिप्लेस करके दूंगा, तो वो पैसा उसका पहले ही चार्ज कर लेता है ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स के टाइम पर ही। तो उस वक्त ऑलरेडी उसका जीएसटी वो गवर्नमेंट को एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई गवर्नमेंट को दे चुका है। तो दोबारा
जब कस्टमर को सर्विस दी जा रही है, रिपेयरिंग सर्विस या पार्ट्स रिप्लेसमेंट करके दिए जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया जा रहा है तो। लेकिन अगर कोई कंसीडरेशन चार्ज किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में जीएसटी एप्लीकेबल होगा उस एडिशनल कंसीडरेशन पर। और मैन्युफैक्चरर ने जो पार्ट रिप्लेस करके दिया है, जब उसने परचेस किया था, उसकी आईटीसी अवेल कर ली थी, वो उसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। वो आईटीसी वो रिवर्स ना करे। ठीक है। अब दूसरा इश्यू, इसी बात से रिलेटेड हम और भी इश्यू डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट, जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या अगर ये सर्विस मैन्युफैक्चरर नहीं दे, डिस्ट्रीब्यूटर दे। देखिए, मैन्युफैक्चरर ने ऑथोराइज सर्विस सेंटर के थ्रू अगर ये सर्विस दे रहा है, पार्ट रिप्लेसमेंट की या रिपेयरिंग की सर्विस, किसके थ्रू दे रहा है? मैन्युफैक्चरर खुद नहीं दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उस सिचुएशन में वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी कस्टमर से कोई एडिशनल कंसीडरेशन चार्ज नहीं करता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर वो ये पार्ट रिप्लेसमेंट कर रहा है या रिपेयरिंग सर्विस किसके बिहाफ पर कर रहा है? ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को वारंटी दे रखी थी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर ये फ्री रिप्लेसमेंट कर रहा है या फ्री रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है। तो इस सिचुएशन में जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, फर्स्ट इश्यू ये है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसमेंट कर रहा है या रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है कस्टमर को ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर और उसका वो कोई सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर एडिशनल कंसीडरेशन चार्ज कर रहा है तो उस सिचुएशन में एडिशनल कंसीडरेशन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो मैंने क्या लिखा, देखिए मैंने लिखा अगर पार्ट रिप्लेसमेंट मैन्युफैक्चरर खुद कर रहा है या रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, अगर कोई एडिशनल कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया गया है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर एडिशनल कंसीडरेशन चार्ज किया गया है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा उस एडिशनल कंसीडरेशन पर। अब बात करते हैं इश्यू नंबर 3। अगर ये पार्ट रिप्लेसमेंट का काम या फ्री रिपेयरिंग सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो उस सिचुएशन में कस्टमर वारंटी पीरियड के दौरान पार्ट रिप्लेसमेंट करवाने आता है या रिपेयरिंग सर्विस लेने आता है, तो उस सिचुएशन में क्या डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई सप्लाई होगी क्या, इसके बारे में बात करते हैं। इस सिचुएशन में 4 सिनेरियो हो सकते हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला सिनेरियो है डिस्ट्रीब्यूटर। पहला सिनेरियो हम इस तरीके से समझते हैं लिखकर। फॉर एग्जांपल, सैमसंग का मोबाइल है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर आया, मोबाइल स्क्रीन में कुछ फॉल्ट था, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, मतलब अथॉराइज सर्विस सेंटर के पास आया। इस डिस्ट्रीब्यूटर ने स्क्रीन रिप्लेस करके दे दी और कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अब एक बात और समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ने ये काम करने के बाद जो स्क्रीन रिप्लेस की, उसके लिए अगर वो इनवॉइस इशू कर देता है सैमसंग यानी मेन मैन्युफैक्चरर पर, वो इनवॉइस इशू कर देता है कि मैंने आपके कस्टमर के लिए पार्ट रिप्लेसमेंट किया या रिपेयरिंग सर्विस दी, तो उसका इनवॉइस इशू करता है डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के ऊपर, तो उस सिचुएशन में वो इसका जीएसटी चार्ज करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर इस सिचुएशन में सैमसंग से जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो उसकी आईटीसी सैमसंग को अलाउ होगी या नहीं? यस, उसकी आईटीसी सैमसंग यानी मैन्युफैक्चरर को अलाउ होगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर के एंगल से बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर को ये स्क्रीन रिप्लेस करके दी, तो उसकी आईटीसी क्या डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ होगी? यस, अलाउ होगी। उसने कहीं थर्ड पार्टी से परचेस करके ये स्क्रीन रिप्लेस करके दी।
डिस्ट्रीब्यूटर ने ये स्क्रीन कैसे रिप्लेस करके दी, किसी थर्ड पार्टी से या अपने ओन स्टॉक से ये स्क्रीन रिप्लेस करके दी। तो क्या इस पार्ट की आईटीसी यानी स्क्रीन जो रिप्लेस करके दी उसकी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ होगी? यस, अलाउ होगी। उसने पहले ही वो आईटीसी ले रखी है और उसे वो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। समझे बात? चलिए, अब पहला केस हमने समझ लिया, पॉइंट नंबर ए। दूसरा केस मैन्युफैक्चरर है सैमसंग, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर मोबाइल लेकर आया कि मुझे स्क्रीन रिप्लेस करके दो। अब इस सिचुएशन में पहला केस, अगर मेन मैन्युफैक्चरर स्क्रीन पहले भेजता है डिस्ट्रीब्यूटर को, स्क्रीन भेजता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर वो स्क्रीन रिप्लेस करके देता है, तो इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे से कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर से कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं करेगा। दोनों ट्रांजैक्शंस पर कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अब इस सिचुएशन में देखिए, ये स्क्रीन किसने भेजी थी? सैमसंग ने भेजी थी, मेन मैन्युफैक्चरर ने भेजी थी डिस्ट्रीब्यूटर को। तो जो पार्ट खराब हुआ वो सैमसंग ने परचेस किया था, तो उसके कनेक्शन में जो भी आईटीसी है सैमसंग यानी मैन्युफैक्चरर को अलाउ होगी? यस, अलाउ होगी। लेकिन क्योंकि इस सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने ओन स्टॉक से कोई भी पार्ट रिप्लेस नहीं किया है, ये स्क्रीन भेजी थी मैन्युफैक्चरर ने, तो इस सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूटर को इसकी कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है। तीसरा केस, अगर मैन्युफैक्चरर सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर को 100 स्क्रीन सेल करता है, ठीक है, 100 स्क्रीन सेल करता है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर आता है कि स्क्रीन में खराबी आ गई है, तो फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटर उसको स्क्रीन का फ्री रिप्लेसमेंट करके देता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, इस केस में सैमसंग ने पहले 100 स्क्रीन बेची थी डिस्ट्रीब्यूटर को 100 स्क्रीन बेची थी, तो उसका बिल इशू किया था मेन मैन्युफैक्चरर ने, सैमसंग ने, और उसमें जीएसटी भी चार्ज किया था। क्या उसकी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगी? यस, मिल जाएगी। पूरे 100 स्क्रीन की आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाएगी। लेकिन अगर सैमसंग ने ये पार्ट्स कहीं से दूसरी जगह से खरीदा था, स्क्रीन खरीदी थी, उसकी आईटीसी सैमसंग को मिलेगी? यस, पूरे 100 स्क्रीन की आईटीसी सैमसंग को भी अलाउ होगी। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर आया कि ये एक स्क्रीन खराब हो गई है, ये आप मेरे को फ्री रिप्लेसमेंट करके दो, और डिस्ट्रीब्यूटर अगर कस्टमर को विदाउट चार्जिंग कंसीडरेशन ये स्क्रीन फ्री रिप्लेसमेंट करके देता है, तो उस सिचुएशन में वो एक स्क्रीन मान लीजिए रिप्लेस कर रहा है कस्टमर के लिए फ्री, तो वो सैमसंग को एक स्क्रीन का क्रेडिट नोट भेजेगा। ठीक है, एक स्क्रीन का क्रेडिट नोट भेजेगा कि ये एक स्क्रीन मैंने कस्टमर को फ्री रिप्लेसमेंट करके दी है जो मैंने आपसे परचेस की थी। तो उस सिचुएशन में उस एक स्क्रीन की आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर को रिवर्स करनी होगी। अब इस सिचुएशन में इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक स्क्रीन का क्रेडिट नोट इश्यू होगा और सैमसंग को उस एक स्क्रीन का जो आउटपुट टैक्स बनता है वो उसका कम हो जाएगा। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पहले ग्रॉस कितनी बन रही थी? 1,44,000, उसमें से इतना आउटपुट टैक्स सैमसंग यानी मैन्युफैक्चरर का कम हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक स्क्रीन की आईटीसी रिवर्स करनी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं पॉइंट नंबर डी। ये सारे मैंने यहां पर दे रखे हैं, ये पॉइंट नंबर डी। ठीक है, ये आप पढ़ते जाना। रीजन मैं आपको सीधा एग्जाम्पल से बता रहा हूं, वो इसलिए कि आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, ये थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे। चलिए फिर समझते हैं इस पॉइंट नंबर डी के लिए। मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कस्टमर आया, उसके मोबाइल में कुछ खराबी हुई, वो स्क्रीन रिप्लेस करवाने आया। पहला ट्रांजैक्शन ये हुआ।
कस्टमर को स्क्रीन रिप्लेस करके दे दी, अपने ओन स्टॉक से डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने ओन स्टॉक से स्क्रीन रिप्लेस करके दे दी और कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया गया कस्टमर से, इसलिए उस ट्रांजैक्शन पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन फिर दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ, ये एक स्क्रीन मेन मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजी, सप्लाई की और अंडर डिलीवरी चालान ये भेजा और कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया। क्योंकि कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि दोनों ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगा, लेकिन आईटीसी सैमसंग यानी मैन्युफैक्चरर को भी अलाउ होगी और डिस्ट्रीब्यूटर को भी अलाउ होगी। सैमसंग ने जब ये पार्ट खरीदा था तब उसकी आईटीसी उसने ले ली थी, अब उसे वो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी डिस्ट्रीब्यूटर ने ये परचेस किया एक स्क्रीन मैन्युफैक्चरर से, इसकी भी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ हो जाएगी, भले ही डिस्ट्रीब्यूटर ने ये स्क्रीन कस्टमर को रिप्लेस करके दी थी और कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया था। अब जो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ हुई वो उसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों को, मैन्युफैक्चरर को भी और डिस्ट्रीब्यूटर को भी आईटीसी रिवर्सल नहीं करना होगा। फिर फोर्थ केस समझते हैं रिपेयरिंग सर्विस के लिए। ठीक है, अब यहां पर हम पार्ट रिप्लेसमेंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रिपेयरिंग सर्विस डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सैमसंग है, डिस्ट्रीब्यूटर है और कस्टमर है। कस्टमर आया, उसके मोबाइल में कुछ डिफेक्ट आ गया तो वो रिपेयरिंग सर्विस लेने आया। कस्टमर आया डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिपेयरिंग सर्विस लेने और डिस्ट्रीब्यूटर ने वो रिपेयरिंग सर्विस फ्री में करके दे दी और उसका कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया, तो इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने रिपेयरिंग सर्विस करने का कि मैंने ये आपके बिहाफ पर, मैन्युफैक्चरर मैंने ये आपके बिहाफ पर रिपेयरिंग सर्विस करके दी है, तो इसका मैं आपसे कंसीडरेशन चार्ज करूंगा। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर कंसीडरेशन रिपेयरिंग सर्विस का चार्ज करेगा मैन्युफैक्चरर सैमसंग से, तो कंसीडरेशन है इस केस में तो जीएसटी लगेगा। अब सैमसंग इस जीएसटी लगे हुए की क्रेडिट क्लेम कर सकता है क्या? ये क्रेडिट जो रिपेयरिंग सर्विस पर डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर सैमसंग से चार्ज की है, वो उस रिपेयरिंग सर्विस का जो टैक्स है या आउटपुट टैक्स है डिस्ट्रीब्यूटर का, ये डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को पे करे, लेकिन ये इनपुट टैक्स है मैन्युफैक्चरर का इस रिपेयरिंग सर्विस पर। तो इस केस में सैमसंग यानी मैन्युफैक्चरर क्या है? रेसिपिएंट ऑफ रिपेयरिंग सर्विस, तो उसकी आईटीसी सैमसंग को अलाउ हो जाएगी। यस, उसकी आईटीसी सैमसंग को अलाउ हो जाएगी। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं हम इशू नंबर 5। इशू नंबर 5, अगर कई बार क्या होता है, कंपनीज एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करती है कस्टमर को, एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करती है कस्टमर को एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स। जब कस्टमर उनसे गुड्स लेने आता है, ओरिजिनल सप्लाई के वक्त ही वो वारंटी प्रोवाइड करती है। या दूसरी सिचुएशन, जब स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड एक्सपायर होना होता है, उससे पहले अगर कस्टमर एक्सटेंडेड वारंटी सर्विस लेना चाहे तो भी ले सकता है। दो बातें, कस्टमर एक्सटेंडेड वारंटी सर्विस लेना चाहता है, वो एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स भी ले सकता है। सेकंड, वो जब स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड ओवर होने वाला होता है, एक्सपायर होने वाला होता है, तब भी कस्टमर एक्सटेंडेड वारंटी सर्विस ले सकता है। इस सिचुएशन में जीएसटी लगेगा या नहीं, तो समझते हैं। पहला केस अगर कस्टमर ने एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई एक्सटेंडेड वारंटी की सर्विस ली है, तो उस सिचुएशन में कस्टमर से जो कंसीडरेशन चार्ज किया गया उसके अंदर एक्सटेंडेड वारंटी की सर्विस का भी पैसा इंक्लूडेड है। बट इस सिचुएशन में प्रिंसिपल सप्लाई किसकी है? गुड्स की, और साथ ही साथ वारंटी की भी सर्विस दी गई है, तो इसे कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? गुड्स की। जैसे एग्जांपल में हमने केस समझा मोबाइल का, ठीक है, तो मोबाइल के लिए अगर एक्सटेंडेड वारंटी सर्विस दी गई है, तो उस सिचुएशन में अगर ये मोबाइल के टाइम पर ही
कस्टमर ने एक्सटेंडेड वारंटी सर्विस परचेस की है तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल सप्लाई किसकी है? गुड्स की, यानी मोबाइल की। तो उस सिचुएशन में इस वारंटी सर्विस पर जीएसटी लगेगा क्या? यस लगेगा। ये कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी और इस पर गुड्स वाली रेट अप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस बात को ऐसे समझते हैं, इस बात को ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कस्टमर ने मोबाइल परचेस किया 1 अप्रैल 2024 को और उसका स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड था 1 साल। एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड वो और भी परचेस कर रहा है 2 साल का। इसका मतलब वो टोटल 3 साल का वारंटी पीरियड उसके लिए हो गया और ये वारंटी उसने ली है विथ ओरिजिनल सप्लाई, विथ ओरिजिनल सप्लाई। तो इस सिचुएशन में गुड्स और वारंटी सर्विस, गुड्स और वारंटी सर्विस दोनों क्या माना जाएगा? कंपोजिट सप्लाई। और इस केस में जो मोबाइल पर जीएसटी की रेट अप्लीकेबल है वही वारंटी सर्विस पर भी अप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि इसे कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स कहा गया है। लेकिन अगर कस्टमर ओरिजिनल सप्लाई के बाद एक्सटेंडेड वारंटी लेने आता है, और एक्सटेंडेड वारंटी हो सकता है उसको मैन्युफैक्चरर ना दे, कोई थर्ड पार्टी दे, कोई थर्ड पार्टी डिफरेंट सप्लायर दे, तो उस सिचुएशन में इस वारंटी को सर्विस माना जाएगा, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसे सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। और फिर इस सिचुएशन में वारंटी सर्विस पर जो जीएसटी की रेट एप्लीकेबल है उस रेट से जीएसटी चार्ज होगा। अब डिटेल में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंडेड वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी है अगर परचेस की गई ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ, तो उस सिचुएशन में अगर गुड्स के सप्लायर से ये अगर एक्सटेंडेड वारंटी ली गई है तो ये कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी और गुड्स पर जो रेट एप्लीकेबल है वही इस वारंटी सर्विस पर भी लग जाएगी। लेकिन अगर ये वारंटी सर्विस ली गई है डिफरेंट सप्लायर से तो इसे सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा और इस केस में वारंटी सर्विस पर जो रेट एप्लीकेबल है वो जीएसटी की रेट रहेगी। दूसरा केस, अगर ये एक्सटेंडेड वारंटी सर्विस परचेस की गई है आफ्टर सम टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, तो उस सिचुएशन में तो इसे सेपरेट सप्लाई ऑफ वारंटी सर्विस ही कहा जाएगा और इस केस में जो वारंटी सर्विस पर जीएसटी की रेट एप्लीकेबल है वो ही जीएसटी की रेट लगेगी। अब एक बात और समझते हैं। देखिए, अब एक बात और समझते हैं। ये हमारे सारे इश्यूज खत्म हो गए जो पार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग सर्विस ड्यूरिंग वारंटी सर्विस होते हैं। उस पर पहला पॉइंट हमने समझा जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, दूसरा पॉइंट समझा आईटीसी अलाउ होगी या रिवर्स करनी होगी। चलिए, आईसीआई ने जो मटेरियल इशू किया है उसमें आईटीसी रिवर्सल अलग डिस्कस किया है, लेकिन सिचुएशन सारी वही है, उसमें आईटीसी रिवर्सल अलग से डिस्कस किया है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। टाइम ऑफ सप्लाई एक सिचुएशन है जहां पर जो नेशनल हाईवे की रोड्स होती हैं, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज को इनवाइट करती है कि आप ये नेशनल हाईवे डिजाइन करिए, बिल्ड भी आप करिए, ऑपरेट भी आप करिए और मेंटेन भी आप करिए, बाद में ट्रांसफर कर दीजिए। तो गवर्नमेंट एक मॉडल के तहत काम करती है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसमें वो बड़ी कंपनीज को इनवाइट करती हैं कि आप हाईवे को डिजाइन करिए, बनाइए भी आप, मेंटेन भी आप करिए, ऑपरेट भी आप करिए। ठीक है, तो जिसमें वो कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है रोड का, हाईवे का, साथ ही साथ वो ऑपरेशन भी करती है और मेंटेनेंस का काम भी करती है। रोड ऑपरेट करती है और मेंटेनेंस का भी काम करती है। और पेमेंट टर्म्स कैसे सेटल होते हैं दोनों पार्टीज के बीच, गवर्नमेंट और उस कंपनी के बीच में, कि कंस्ट्रक्शन भी इसी कंपनी को करना है और ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी इसी कंपनी को करना है। उसका एक सिंगल एग्रीमेंट ही बनता है, अलग अलग एग्रीमेंट नहीं बनते। कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट अलग नहीं बनता, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का एग्रीमेंट अलग नहीं बनता। तो और पेमेंट टर्म्स भी इस तरीके से बनाई जाती है। देखिए, इसमें जो पार्टी होती है कंपनी, उसको क्या बोला जाता है? कंसेशनर।
कंसेशनर जो प्राइवेट पार्टी गवर्नमेंट के पास जाती है, ठीक है हम आपको रोड का कंस्ट्रक्शन करके देंगे और ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी हम करके देंगे, उस प्राइवेट पार्टी को कहा जाता है कंसेशनर। कंसेशनर ये सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, कौन सी? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की और साथ साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की। जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट होते हैं, और ये प्रोजेक्ट उनको देता कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम कर रही है और रोड का कंस्ट्रक्शन करवा रही है कंसेशनर से, और उसको बोल रही है कंस्ट्रक्शन का काम भी आप करके दो, ऑपरेशन भी आप करना, मेंटेनेंस भी आप करना। अगर कल को ये सड़क टूट जाती है तो मेंटेनेंस का भी काम आप करके देना। तो उसका एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही बनता है। HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही बनता है, कंस्ट्रक्शन प्लस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस दोनों का एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही बनता है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। और पेमेंट की टर्म्स कंडीशन भी इसी तरीके से सेटल की जाती है कि कंसेशनर को सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना, साथ साथ ऑपरेट और मेंटेन भी करना है। तो इस सिचुएशन में इसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 33 ऑफ CGST एक्ट। इसे क्या माना जाएगा? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, अब इस केस में दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं। क्या कंसेशनर अपना जो बिल इशू करेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यानी गवर्नमेंट को, जो वो बिल इशू करेगा, अगर वो इनवॉइस टाइम पर इशू कर देता है स्पेसिफाइड डेट से, अच्छा इस केस में उसको इनवॉइस कब तक इशू करना होगा? कोई इवेंट स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट जब कंप्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी इवेंट लिखा हुआ था जब वो कंप्लीट हुआ, एट दैट टाइम वो इनवॉइस इशू करे। तो स्पेसिफाइड डेट तक मतलब अगर टाइम ऑफ सप्लाई जब अराइज हो रहा है तब तक वो इनवॉइस इशू कर रहा है। तो इस सिचुएशन में टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होगी? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, शॉर्ट में बोले हम आई, और दूसरा केस एट द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इसको शॉर्ट में बोल दे पी। आई और पी विच एवर इज अर्लियर, एट दैट टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो जाएगा। फिर अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ है, उस इवेंट के कंप्लीट होने के टाइम पर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? सर्विस कंप्लीशन। जब सर्विस कंप्लीशन हुई और जब पेमेंट रिसीव हुआ विच एवर इज अर्लियर। तो दो बातें होती हैं यहां पर, या तो इनवॉइस इशू की डेट, अगर इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ है तो इनवॉइस इशू करने की एक्चुअल डेट को प्रेफरेंस देते हैं, और जब पेमेंट रिसीव होता है इन दोनों में से जो भी अर्लियर होता है तब इसका टाइम ऑफ सप्लाई अराइज माना जाता है और टैक्स लायबिलिटी अराइज हो गई है जीएसटी पे करने की, ये माना जाता है। लेकिन अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं होता तो उस सिचुएशन में सर्विस कंप्लीशन की डेट और पेमेंट रिसीव होने की डेट विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। ठीक है, अब अगर इस इंस्टॉलमेंट में या एन्युटी में जो अंडर HAM मॉडल होती है, इंस्टॉलमेंट और एन्युटी, अगर उसमें कंसेशनर जो पेमेंट चार्ज कर रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, कंसेशनर जो पेमेंट चार्ज कर रहा है उसमें थोड़ा सा पार्ट अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट का है, अगर थोड़ा सा पार्ट इंटरेस्ट का भी चार्ज किया गया है, तो वो एज पर सेक्शन 15(2)D के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा, और जो पेमेंट चार्ज किया गया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट उस पर जीएसटी लगेगा। मतलब इंटरेस्ट कंपोनेंट पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए XYZ एक कंसेशनर है, एक प्राइवेट पार्टी है, उन्होंने 15 साल का HAM कॉन्ट्रैक्ट किया है NHAI के साथ, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम कंस्ट्रक्शन भी करके देंगे और ऑपरेट और मेंटेन भी हम करेंगे हाईवे को। और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स इस तरीके से सेटल हुए कि पेमेंट किया जाएगा 30 इंस्टॉलमेंट्स में जो सेमी एनुअली होंगी। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली पेमेंट होगा, और अमाउंट कितना? पहले 5 साल कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो उसका पैसा है 100 करोड़, और फिर अगले 10 साल देखिए, पहले 5 साल
पहले 5 साल, फिर अगले 10 साल, हो गया टोटल 15 साल। तो पहले 10 साल तक कंस्ट्रक्शन चलेगा, जिसका पैसा हम चार्ज करेंगे आपसे 100 करोड़। फिर ऑपरेट और मेंटेन भी हम ही करेंगे, तो उसका भी पैसा कंसेशनर चार्ज करेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 50 करोड़। ठीक है, टोटल 150 करोड़ चार्ज होना है। अब मान लीजिए कंसेशनर ने कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन की स्टेज कंप्लीट कर ली, मतलब एक स्टेज तक उसने काम कंप्लीट कर लिया, तो वो उसका 10 करोड़ चार्ज करना चाहता है। ठीक है, देखिए 150 करोड़ का काम है, लेकिन अभी वो 10 करोड़ चार्ज कर रहा है। तब 1 जनवरी 2025 को कंसेशनर ने इनवॉइस इशू कर दिया। ठीक है, लेकिन इनवॉइस 1 जनवरी 2025 को इशू हो गया, लेकिन इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट थी 31 जनवरी 2025। ठीक है, पेमेंट ड्यू हो रहा था 31 जनवरी 2025 को। इनवॉइस कब इशू हुआ? 1 जनवरी 2025 को। पेमेंट कब ड्यू हो रहा है? 31 जनवरी 2025 को। ठीक है, लेकिन पेमेंट पहले रिसीव हो गया। कब रिसीव हो गया? 20 जनवरी 2025 को। पेमेंट पहले रिसीव हो गया 20 जनवरी 2025 को। तो इस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? देखिए, इस केस में पेमेंट ड्यू कब हो रहा है? 31 जनवरी 2025 को। उससे पहले इनवॉइस इशू हो गया, मतलब इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ। तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट दोनों में से जो भी अर्लियर हो, इस केस में इनवॉइस की डेट अर्लियर है, तो वो हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरी सिचुएशन, अगर इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट यहां पर थी आपकी 31 जनवरी 2025, लेकिन तब तक भी इनवॉइस इशू नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में सर्विस कंप्लीट कब हुई? 31 जनवरी 2025। ये काम खत्म हो गया तो पेमेंट ड्यू हो गया। तो पेमेंट ड्यू करने की डेट क्या है? सर्विस कंप्लीशन की डेट 31 जनवरी 2025, और पेमेंट पहले रिसीव हो गया था 20 जनवरी 2025। दोनों में से अर्लियर क्या है? अर्लियर है पेमेंट की डेट 20 जनवरी 2025। तो इस सिचुएशन में इस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। एक बात और हमने की थी, अगर पेमेंट की इंस्टॉलमेंट के अंदर मान लीजिए 1 करोड़ इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल है, तो क्या वो भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा? यस। और क्या उस पर भी जीएसटी चार्ज होगा? यस, वो भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। क्या? इंटरेस्ट कंपोनेंट, और उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। चलिए अब करते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अमेंडमेंट्स। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बताता है कि आप लेट से लेट कब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 आपको बताता है कि या तो आप एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट तक आईटीसी क्लेम कर लीजिए, उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो एक्चुअल डेट है तब तक आईटीसी क्लेम करिए, और 30 नवंबर, जैसे फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए आपका 23-24 है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट और 30 नवंबर 2024, इन दोनों डेट्स में से जो भी अर्लियर हो आप तब तक आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में एक अमेंडमेंट हुआ, किसको लेकर? आप आरसीएम की कोई आरसीएम में इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप इनवर्ट सप्लाई दे रहे हो, तो उसका इनवॉइस आपको खुद इशू करना होता है। आरसीएम के इनवर्ट सप्लाई का इनवॉइस रेसिपिएंट को इशू करना होता है खुद। तो उस सिचुएशन में वो आईटीसी कब तक ले सकता है उसकी? मान लीजिए अगर वो इनवॉइस लेट इशू करे, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर रही है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हो तो उसमें रेसिपिएंट आपको आरसीएम के तहत खुद ही टैक्स देना है, और उसका आपको इनवॉइस भी इशू करना है, रेसिपिएंट आपको इनवॉइस भी इशू करना है। तो आप आईटीसी लेट से लेट कितना ले पाएंगे? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में अमेंडमेंट हुआ। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए होता क्या है, सप्लायर रेसिपिएंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ चार्ज करता है, उसके अंदर जीएसटी चार्ज नहीं करता, और इस केस में सप्लायर मान लीजिए उसको बिल ऑफ सप्लाई दे रहा है। अब मान लीजिए ये जो रेसिपिएंट है इसको इस आरसीएम के तहत इसने जो इनवर्ट सप्लाई ली है इसको इनवॉइस इशू करना है। तो
इनवॉइस इशू करना है और इसका जो आरसीएम का टैक्स बनता है वो भी पे करना है। बट ध्यान रहे ये आरसीएम में जो टैक्स पे करता है रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट के लिए इनपुट टैक्स होता है, कारण ये इनवर्ट सप्लाई पर टैक्स पे कर रहा है रेसिपिएंट टैक्स खुद, ये बट है तो इनवर्ट सप्लाई, तो ये आरसीएम का टैक्स इनपुट टैक्स होता है। इसकी आईटीसी इसको अलग हो जाएगी क्या? यस, रेसिपिएंट को इस आरसीएम में भरे हुए टैक्स की भी आईटीसी अलग हो जाएगी, कारण ये आरसीएम का टैक्स इसने इनवर्ट सप्लाई पर खुद ही पे किया है। तो अब अमेंडमेंट जो हुआ इसके लिए एक बात समझते हैं। सपोज सप्लाई जो इनवर्ट सप्लाई है आरसीएम में रिसीव हुई है 17 मार्च 2024 को, 17 मार्च 2024 को, लेकिन रेसिपिएंट इसका इनवॉइस लेट इशू कर रहा है। इसका इनवॉइस रेसिपिएंट को इशू करना है, लेकिन रेसिपिएंट इसका इनवॉइस लेट इशू कर रहा है 17 जून 2024 को। अब इस केस में क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर बदल गया। अब जो जब ये सप्लाई रिसीव हुई थी उसके कनेक्शन में रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? 23-24, ये 23-24 की डेट है, ठीक है। तो 23-24 का जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट है वो लिखेंगे हम, और बट ये इसका इनवॉइस तो नेक्स्ट ईयर में इशू हुआ है 24-25 में, तो उस ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है 30/11/2025, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है तब तक आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं, मैक्सिमम लेट से लेट। ये अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में। तो पढ़ते हैं गवर्नमेंट की लैंग्वेज। रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? वो फाइनेंशियल ईयर जब इनवॉइस इशू हुआ है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज 5 में। हाँ, आईटीसी क्लेम करने की अदर कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर रेसिपिएंट टाइम ऑफ सप्लाई के बाद इनवॉइस इशू करता है और पे टैक्स बाद में करता है तो उस पर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स करने का इंटरेस्ट भी लगेगा। रेसिपिएंट ने इस आरसीएम में जो उसको इनवर्ट सप्लाई मिली है उसके कनेक्शन में उसको इनवॉइस इशू करना था, उसने लेट इनवॉइस इशू किया और वो आरसीएम भी टैक्स वो लेट भरेगा फिर, तो उस सिचुएशन में डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स करने पर उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो इनवॉइस इशू लेट कर रहा है तो उस पर सेक्शन 222 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में पेनल्टी भी इंपोज हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आरसीएम में जो इनवर्ट सप्लाई लेते हैं रेसिपिएंट को उसका इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त इनवॉइस इशू करना चाहिए। अगर वो लेट इनवॉइस इशू करेगा तो उसको उसका आरसीएम का टैक्स भी लेट पे होगा और फिर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स करने पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और सेक्शन 122 का पेनल्टी भी उस पर इंपोज होगा। और मैक्सिमम लेट से लेट आईटीसी वो कब तक ले पाएगा इसको हमने एग्जांपल से समझा। जो भी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर था और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर था, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो 30 नवंबर 2025 है एंड होने के बाद, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा उसके बाद जो 30 नवंबर 2025 है, दोनों में से जो भी अर्लियर आएगा वो आपका होगा मैक्सिमम आप टाइम तक, दोनों में से जो भी अर्लियर है तब तक आपको आईटीसी अवेल करने का चांस मिलेगा, उसके बाद नहीं। ठीक है, चलिए अब एक और सर्कुलर समझते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अंदर ही एक क्लैरिफिकेशन और आया है। देखिए, ये जो यहां जो हम इशू डिस्कस करेंगे उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये रोड है, रोड पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी क्या बिछाती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाती है। उसके लिए वो इस तरीके से रोड पर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके थ्रू वो ऑप्टिकल फाइबर केबल निकालते हैं और उसमें अगर कोई खराबी आ जाए या फिट करनी है तो ऊपर मेन होल भी लगाते हैं ताकि यहां से खोलकर वो वहां पर रिपेयरिंग सर्विस भी कर सके और फिट भी कर सके। फिट करना है तो पहले फिट कर दें और जब खराब होगी तो उसकी रिपेयरिंग सर्विस भी कर सके। इसलिए डक्स और मेन होल्स लगाए जाते हैं।
यूज्ड इन द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर डक्ट्स और मेन होस्ट लगाए जाते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क लगाया गया फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाया जाता है रोड पर, ठीक है। तो उसमें डक्ट्स और मेन होस्ट बनाए जाते हैं। वो डक्ट्स और मेन होस्ट परचेस करती है ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देने वाली कंपनी। तो इसकी आईटीसी इनको मिल जाएगी क्या, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आया। ये जो डक्ट्स और मेन होस्ट हैं, ये इस ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। और गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। और सेक्शन 17 में जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है प्लांट मशीनरी के लिए, प्लांट मशीनरी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने के लिए बनाए जाते हैं। तो जो डक्ट्स और मेन होस्ट यूज कर रही है ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी, उसके लिए प्लांट की डेफिनेशन में फॉल करता है एज पर एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो ये न तो लैंड है, न बिल्डिंग है, न सिविल स्ट्रक्चर है, और न ही पाइपलाइन है लेड आउटसाइड फैक्ट्री प्रेमाइजेस। कारण इन सब चीजों की आईटीसी मना है, इन सब चीजों की आईटीसी अलाउ नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट यहां पर क्लैरिफाई कर रही है कि इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए ये डक्ट्स और मेन होस्ट प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसकी आईटीसी ये ले पाएंगे, अलाउड है। और ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक नहीं की जाएगी, अलाउ कर दी जाएगी। चलिए फिर समझते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का अमेंडमेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में अमेंडमेंट जो हुआ है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार आप ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सप्लाई मंगवाते हैं, माल मंगवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आप रेसिपिएंट हो और अमेज़न के थ्रू मोबाइल फोन परचेस कर रहे हो। आप रेसिपिएंट हो, अमेज़न के थ्रू आप मोबाइल फोन परचेस कर रहे हो और आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई होता है आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज CA। इस सिचुएशन में अगर आपका बिलिंग एड्रेस अलग है और डिलीवरी एड्रेस अलग है, फॉर एग्जांपल बिलिंग एड्रेस है आपका राजस्थान का और डिलीवरी एड्रेस है आपका यूपी का, तो गवर्नमेंट यहां पर क्लैरिफाई कर रही है जो डिलीवरी एड्रेस है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल देना चाहते हैं और आप राजस्थान के हैं और आपकी गर्लफ्रेंड यूपी की है, उसको आप मोबाइल फोन गिफ्ट देना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में आप राजस्थान के हैं तो बिल आपके राजस्थान वाले एड्रेस पर आएगा। ईसीओ को अमेज़न के थ्रू आप ये डिलीवरी करवाना चाहते हैं गुड्स की, और डिलीवरी एड्रेस आपने दिया है यूपी का जहां पर आपकी गर्लफ्रेंड रहती है। तो इस सिचुएशन में क्लैरिफिकेशन आया कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जो डिलीवरी एड्रेस है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। दोबारा सुनिए इस प्रोविजन को। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई करवा रहा है, तो उस सिचुएशन में रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अलग है। बिलिंग एड्रेस किसी दूसरे स्टेट का है और डिलीवरी एड्रेस किसी दूसरे स्टेट का है, तो उस सिचुएशन में जो डिलीवरी एड्रेस है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां पर लगता है आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज CA। तो देखते हैं हम, यहां पर गवर्नमेंट ने यही बोला है अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स सप्लाई हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, जहां पर बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अलग है गुड्स के लिए। तो उस सिचुएशन में रेसिपिएंट मान लेते हैं मिस्टर ए, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो एक्स स्टेट का है, उसने ऑर्डर प्लेस किया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर गुड्स की सप्लाई के लिए, मोबाइल फोन डिलीवर करवाने के लिए, और डिलीवरी एड्रेस दिया वाई स्टेट का, मतलब बिलिंग एड्रेस का स्टेट अलग है और डिलीवरी एड्रेस का स्टेट अलग है। तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई
क्या माना जाएगा, उस मोबाइल फोन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो यहां पर लगता है IGST एक्ट का सेक्शन 10(1)(CA वो क्या बोलता है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, एड्रेस डिलीवरी एड्रेस माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि इस केस में स्टेट वाई। अब अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता तो क्या होता, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता तो उस सिचुएशन में IGST एक्ट का सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए लगता, ठीक है, CA नहीं लगता, क्लॉज CA नहीं लगता, क्लॉज ए लगता। और उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होता है, वो प्लेस माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है, वो माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर अगर हम टेक्निकली देखें तो पहला केस हमने देखा, आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और ECO के थ्रू गुड्स की सप्लाई ले रहा है, तो डिलीवरी एड्रेस आपका यूपी है, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड भी होता तो जहां गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता, इस केस में गुड्स का मूवमेंट यूपी में ही टर्मिनेट हुआ, तो यूपी ही कहलाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट की। एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है रूल 8 में। रूल 8 जो फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की बात करता है, उसमें एक बात थी कि आजकल कुछ स्टेट में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा। वो प्रोविजन पहले था शुरू में, सबसे पहले गुजरात स्टेट में, फिर पुडुचेरी में। अब ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजंस आंध्र प्रदेश में भी अप्लाई कर दिए गए हैं। तो इसके साथ हुआ आपका GST अमेंडमेंट का लेक्चर कंप्लीट।